अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स का टीचर सर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल और मैं आज के इस लेक्चर में वर्क, एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये लेक्चर पाकिस्तान के जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के बच्चे, इसके अलावा ए लेवल और एंट्री टेस्ट के बच्चे भी इस लेक्चर को सुन सकते हैं। और इस लेक्चर में मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आप सब मेरे साथ रहिएगा और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दें। आपके उस एमसीक्यू का भी मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ले जी, हमारे पास इस चैप्टर में वर्क, एनर्जी एंड पावर में ये मैंने साथ साथ ना डायग्राम्स डाली हुई हैं बुक से उठा के, ताकि और बहुत सारी अभी चीज़ें आगे आप देखेंगे ऐसी आएंगी जो बुक वाली ही उठा के मैंने एज इट इज़ यहाँ पर डाली हुई है, ताकि आपको जब बुक भी पढ़ें तो आपको आसानी हो बुक पढ़ने में भी। तो टाइम कम है हमारे पास, हम इसको स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखें, फोर्स ऐसी फोर्स जिस फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज ना आ रहा हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ना इस पॉइंट से इधर देखिए, अब मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और यहाँ से लगाता यहाँ तक लेके आया। अब एक इस पॉइंट तक लेके आया हूँ, इस पूरे रास्ते में मैंने अपनी फोर्स की वैल्यू को चेंज नहीं किया, ठीक हो गया। तो इस फोर्स को बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंजेस, ठीक है। तो अब ये जो कांस्टेंट फोर्स है इसके अंदर जब हम वर्क निकालते हैं तो हमारे बिल्कुल जनरल सा फार्मूला है इस वर्क डन का जो बेसिक फार्मूला बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। और जिसको हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये बन जाता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल होता है, ठीक हो गया। और हम इसको यूं भी कहते हैं कि यहाँ पे हम इसको एफ कोस थीटा अलहदा से लिख लेते हैं और डी अलहदा से लिख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट फोर्स के अंदर फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, उस कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस पहले एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो योर आंसर इज चार्ली। ओके बच्चों, इसके बाद ये देखें, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये बेचारा बड़ा जोर लगा रहा है इस ब्लॉक को खींचने के लिए, ठीक है। और ये ब्लॉक को जब इसने फोर्स लगाई है, ये ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर, ये एंगल भी आपको नजर आ रहा है, तो इसने एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर हम इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लें, देखें ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, ये फोर्स का वेक्टर है, ये इनके दरमियान का एंगल है। जब मैं फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो ये बनेगा एफ कोस थीटा यानी एक्स कंपोनेंट, और ये बनेगा एफ साइन थीटा, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जी, अब एफ कोस थीटा और ये है हमारे पास एफ साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या काम करना है कि इस देखिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? एफ कोस थीटा। और वैसे भी देखें ना, बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट उसी की डायरेक्शन में है? वो है ये एफ कोस थीटा वाला। इसलिए हम वर्क के फार्मूले में एफ कोस थीटा को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? डी से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो कंपोनेंट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है? एफ कोस थीटा। ये भी एमसीक्यू पेपर में कई दफा आया हुआ है। और मजे की बात ये देखें, ये नीचे लिखा भी हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कौन सा होता है? एफ कोस थीटा। तो ये दूसरा एमसीक्यू भी गया। अच्छा, दूसरी बात ये बनता है, जब इसको सोल्व करते थे तो ये क्या बनता था? एफ डॉट डी। अब यहां से मुझे आप ये बताएं कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ठीक है। और जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वर्क डन कौन सी क्वांटिटी हुई? सो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क डन बच्चों कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। सो वर्क इज अ, अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करें, वर्क इज अ कौन सी क्वांटिटी है? जल्दी जल्दी बोलो, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ पर देखें, हम जो वर्क का फार्मूला पढ़ा है अभी, एफ डी कोस थीटा, अगर मैं इस फार्मूले में W इज इक्वल टू एफ डी कोस ऑफ थीटा, अगर मैं इधर थीटा को 0 डिग्री पुट कर दूं, थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूं, थीटा को 180 डिग्री पुट कर दूं, ये थीटा होता किस किस के दरमियान में एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव एफ डी। थीटा cos 0 डिग्री 1 प्लस 1, तो प्लस 1 इंटू एफ डी, तो प्लस एफ डी बन गया। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0, तो वर्क डन पूरे का पूरा 0 हो गया। और थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो -1 आएगा, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो आपका आंसर आ गया माइनस एफ डी। तो यहां से आपको एक चीज और पता चल गई कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये 0 डिग्री से मुराद है पैरेलल,
तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होंगे, कौन से होंगे? एंटी पैरेलल, प्यार से एंटी पैरेलल बोलेंगे, तो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। और अगर परपेंडिकुलर होंगे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन जीरो होगा। अब ये याद रखिएगा, ये रूल बहुत अभी आगे जाके यूज भी होना है। तो अब ये सवाल यही है कि वर्क डन कब जीरो होगा? तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ओके, अच्छा चलो मैं आपको एक और छोटा सा नोट देता हूं, ठीक है। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ऊपर, ये मैंने कौन से एमसीक्यूज के लिए दी है? फोर्थ एमसीक्यूज की। ये वाला जो एमसीक्यू था ना, इसकी एक्सप्लेनेशन में इधर दी है। अच्छा, अब ये छोटा सा नोट आपको देने जा रहा हूं, इस नोट को जरा संभाल के रखिएगा, ठीक है जी। ये बड़ा काम का नोट है। ओके, हाँ, 100 रुपए का नोट है, ठीक है। ये देखो इधर W इज इक्वल टू था एफ डी कोज ऑफ थीटा ए, ये हम जैसे ऊपर पढ़ा है, ये देखो ऊपर नजर आता होगा आपको, ठीक है ना, ये पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूं, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? एफ डी की जगह पे मैं मैक्सिमम वर्क लिख देता हूं कोस थीटा। भाई देखो ना, ये एफ डी जो है ये क्या है? मैक्सिमम ही है ना। ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, ये नेगेटिव मैक्सिमम है। तो आमतौर पे हम मैक्सिमम बोलेंगे तो एफ डी की जगह मैंने डब्ल्यू मैक्स लिख दिया। अच्छा, अब अगर यहां पे मैं थीटा को पुट करूं 30 डिग्री, अगर मैं यहां पे थीटा को पुट करूं 45 डिग्री, अगर मैं यहां पे थीटा को पुट करूं 60 डिग्री, तो चलें अब की बार आंसर बताएं। देखें, अगर मैं 30 डिग्री पुट करूंगा, कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, जिसको 0.866 बोलते हैं। तो वर्क डन बराबर आएगा √3/2 ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम वर्क का √3/2 आता है 30 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री का एंगल होता है 1/√2, जो कि 0.707 होता है। तो वर्क डन 1/√2 ऑफ मैक्सिमम वर्क आता है 45 डिग्री पे। अच्छा, और कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो वर्क डन जो होता है वो 60 डिग्री के ऊपर अपने मैक्सिमम वर्क का हाफ आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं बता रहा हूं, कई दफा ये हाफ 1/√2 और √3/2 नहीं लिखा होता, वहां पर लिखा होता है 0.866। तो आपको अभी मैंने बताया कि ये √3/2 0.866 है, ये 0.707 है और ये 0.5 है। तो कई दफा फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी होगी तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। परसेंटेज में पूछ लेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करवाओ, ये 86.6% बन जाएगा, ये 70.7% बन जाएगा, ये 50% बन जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल अभी आपको आगे नजर आ जाएगा कि पेपर में किस तरीके से आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं जी, हमने ना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म किया किसी बॉडी के ऊपर, वो है 100 जॉउल। बताएं 60 डिग्री के ऊपर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? तो अब आपको पता है 60 डिग्री के ऊपर जो वर्क होता है वो मैक्सिमम वर्क का हाफ होता है। तो सोल्व किए बगैर आपने उसको 2 पे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाना, ठीक है। तो इस टाइप का एमसीक्यू भी पेपर में आ सकता है, बट ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है क्योंकि बीच में अगर कोई एंट्री टेस्ट का बच्चा सुन रहा है उसके लिहाज से है। वैसे एंट्री टेस्ट की पूरी मेरी सीरीज अलहदा से है जिसके अंदर बड़े डिटेल में हर टॉपिक को डिस्कस किया होगा। ये तो हम रेगुलर भी डिस्कस कर रहे हैं और जो बच्चा क्विक रिवीजन करना चाहता है एंट्री टेस्ट की भी वो भी इधर से कर सकता है, ठीक है। मगर जो बोर्ड के बच्चे हैं खास तौर पे, ठीक है, उनके लिए तो ये बड़ी बम है। अच्छा जी, इसके बाद एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो वो भी हमने ऊपर देख लिया कि वो कितना डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सीजीएस बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और उसके बाद है सेकंड। ये सीजीएस सिस्टम होता है, चैप्टर नंबर 1 में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। जिस तरह एमकेएस होता है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसी तरह सीजीएस होता है, ये स्मॉल यूनिट होता है जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मैस ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है। इस केस में सीजीएस सिस्टम में जो वर्क होता है उसका एसआई यूनिट होता है अर्ज, और जो 1 अर्ज होता है वो 10⁻⁻7 जॉउल के बराबर होता है। तो फिर 1 जॉउल किसके बराबर होगा? 10⁻+7 अर्ज के बराबर होगा। तो 1 अर्ज 10⁻⁻7 जॉउल है, अर्ज छोटा यूनिट है, जॉउल बड़ा यूनिट है, और 1 जॉउल 10⁻+7 अर्ज। तो कई दफा पेपर में एमसीक्यू आता है जी, फॉर एग्जांपल 20 अर्ज कितने जॉउल के बराबर होगा? तो 20 अर्ज कितने जॉउल के बराबर होगा? 20 यहीं पे रहने दें। 1 अर्ज किसके बराबर होता है? 10⁻⁻7 जॉउल। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 जॉउल। तो इस टाइप का भी एमसीक्यू पेपर में बन के आ सकता है, ठीक है। ओके, ये सिंपल सा था। इसके बाद कहते हैं व्हेन अ पर्सन होल्डिंग अ पेल, एक बाल्टी पकड़ी है एक बंदे ने और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाई जा रहा है, ठीक है जी, बाय अ फोर्स, ठीक है। यानी कि उसने एक बाल्टी, ये देखें सपोज करें ये एक बंदा है, ठीक है। अब इसके हाथ में एक बाल्टी है और उस बाल्टी के ऊपर इसने फोर्स लगाई हुई है, ठीक है।
और जा ये आगे को रहा है, अब ये आगे को जा ही जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे को हो रहा है। तो बताओ एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होता है तो वर्क डन क्या होता है? जीरो। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद डायमेंशंस ऑफ वर्क इज सेम एज डेट ऑफ टॉर्क। ये मैंने आपको पहले भी बताया। देखें वर्क का जो फार्मूला है वो है F इंटू डी, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसको हम प्यार से जॉउल भी बोलते हैं। अब न्यूटन को अगर मैं मजीद ओपन करूं तो न्यूटन किसके बराबर आता है जी? न्यूटन बनता है किलोग्राम, ये न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। ये जॉउल जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड भी होता है। तो जब हम इसको यूं लिखेंगे ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। तो अब ये किसकी डायमेंशन है? वर्क की। तो टॉर्क का भी फार्मूला फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म होता है, तो उस वो भी लेंथ ही है बेसिकली फोर्स के साथ, तो यहाँ उसकी भी डायमेंशन यही होती है। तो टॉर्क और वर्क डन की डायमेंशन सेम होती है। टॉर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, ठीक है, कपल, इन तमाम की डायमेंशन जो है ml स्क्वायर t माइनस 2 ही होती हैं। उसके बाद अगर थीटा है, ये बड़ा बंबू सवाल है, 90 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो, चलो अब मेरी बात सुनो। जैसा कि अभी मैं आपको पीछे बता के आया था कि जो थीटा था, जब थीटा 0 डिग्री था, ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री है और जब थीटा 180 डिग्री है। अच्छा, जब थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या है? 0 है, ये तो हमें पता है। अच्छा, जब थीटा 180 डिग्री था तो वर्क डन था नेगेटिव। वर्क डन क्या था? नेगेटिव। और जब थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। तो चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है कि जब जो एंगल 90 से पीछे वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसके ऊपर वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री पर तो 0। और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया है, ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फिर नेगेटिव आएगा। और जो नेगेटिव वर्क डन जो होता है, इसकी एग्जांपल में फ्रिक्शनल फोर्स आती है। जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स के अंडर वर्क होता है वो नेगेटिव वर्क कंसीडर होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन बॉडी की मोशन की ऑपोजिट लग रही होती है, डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट होती है, तो एंगल 180 डिग्री का बन जाता है। इसी तरह अगर कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर कोई बॉडी जा रही हो, तब भी उसके ऊपर जो ग्रेविटी का वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव वर्क की 2 एग्जांपल्स हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। लो जी, उसके बाद डायमेंशन ऑफ वर्क आ गई, वो मैं आपको भी ये बता चुका हूँ, ml स्क्वायर t माइनस 2 होती है, डेल्टा ऑप्शन है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, याद रखिएगा, मैंने इसकी एक शॉर्ट भी अपलोड की हुई है, किसी भी ग्राफ के अंदर एरिया और उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा, वैसे आप शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा कि स्लोप किसी भी ग्राफ की, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, तो वो आपके सामने आ जाएगी, ये शॉर्ट्स में निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया जब भी निकालना होता है तो जिन चीजों के दरमियान में निकालना होता है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो अब फोर्स को मल्टीप्लाई करवा दो डिस्प्लेसमेंट को, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता ही वर्क डन है। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब नीचे यहां पर आपके सामने ये ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ में कहता है जी वर्क डन बताएं क्या होगा। अब इस ग्राफ के 2 पोर्शन है, आप देखें, एक पोर्शन है इतना, ये जो इसको, ये मैं रेड लाइट से रेड कर देता हूं इसको, और ये ब्लू वाला। तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन, आप इनका एरिया निकालें। अच्छा, जब इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, इसकी लेंथ में f है, विड्थ में l है, तो fl। अच्छा, इसका एरिया निकालें, इसकी टोटल जो यहां से यहां तक की चीज बन रही है, ये लेंथ, ये 3f बन रही है, और जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी? ये 3l और ये है l, तो 3l माइनस l कितना बन जाएगा? 2l, ठीक है ना। यहां से यहां तक की आपको लेंथ चाहिए ना, तो 3l माइनस l 2l, तो आपके पास आंसर आ गया 6fl। तो अब ये ना हो बच्चे आंसर 6fl लगा दो भाई, ढक्कन के मुंह, सॉरी, ये देखो, ये 6fl को जब fl में ऐड करोगे तो 7fl बनना है, क्योंकि आपने टोटल वर्क निकालना है, तो दोनों को ऐड करना है ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, कहता है अगर वर्क डन 1 जूल है, फोर्स 1 न्यूटन है और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? तो भाई W इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है? FD। थीटा 0 डिग्री होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां से D निकाल लो, D बराबर आ जाएगा W/F। तो W कितना है? 1 है, और फोर्स भी कितनी है? 1, तो आपका डिस्टेंस भी कितना आएगा? 1 मीटर आएगा। सो योर आंसर इज 1 मीटर। अब कई लोग ना कई किलोमीटर लगाते हैं मुंह उठा के, ओ भाई डिस्टेंस का यूनिट ही मीटर, ऐसा यूनिट मीटर है, और 1 आ रहा है तो 1 मीटर ही बनेगा ना, ठीक है। अब कहेंगे नहीं हमें किलोमीटर पसंद है, तो अपनी पसंद नहीं देखनी, ठीक है। अच्छा, आगे, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूव्स 10 मीटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ओए होए होए, लो जी, परपेंडिकुलर आ गया। तो जब परपेंडिकुलर आ गया तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो वर्क डन होगा अंडा
ओके जी, सो दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स किसको बोलते हैं? अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस, ये डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, कांस्टेंट ना रहे, उस फोर्स को बोला जाता है वेरिएबल फोर्स। क्या बोला जाता है? वेरिएबल फोर्स। तो अब वेरिएबल फोर्स के अंडर वर्क निकालने के लिए आपने ग्राफ पढ़ा था, तो ये मैंने वैसे ही बना दिया ताकि आपको याद रहे। देखें, एक तो पाथ था, ये था पाथ, ये पाथ है और ये है ग्राफ। ये दो अलग-अलग ग्राफ अलग है। ग्राफ होता है एक्सिस और वाई एक्सिस, वेरिएबल्स के दरमियान ही है। तो ग्राफ किस किस के दरमियान में हमने ड्रॉ किया हुआ है? एफ कॉस थीटा वर्सेस डी। तो आपका आंसर है एफ कॉस थीटा वर्सेस डी के दरमियान में ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। तो इस एमसीक्यू को समझाने के लिए मैंने बुक से ग्राफ उठा के डाल दिया ताकि आपको समझ ना आए, ठीक है। अच्छा, जब आपने कहता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करना होता है, तो इसका मेथड था, सबसे पहले आप क्या काम करते थे? पूरे पाथ को छोटे छोटे टोटो में डिवाइड करते थे, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं पूरे पाथ को, छोटे छोटे पैचेस में। तो इसका मतलब हम पूरे पाथ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फोर्स को डिवाइड नहीं करते। फोर्स तो हर पैच के अलोंग डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हम किसको डिवाइड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे इंटरवल्स में। तो यही एमसीक्यू में पूछा गया कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हम किस चीज को डिवाइड करते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं क्या रिलेशन है? तो भाई F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये तो स्कूल की मिस फाइजा ब्यूटी क्रीम ने भी आपको पढ़ाया था ना, ठीक है। तो F का जो है वो r स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये और इसका मतलब डिस्टेंस के चेंज होने से ये फोर्स चेंज होगी, इसलिए बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो वर्क होता है वो वेरिएबल फोर्स में आता है। इसी तरह स्प्रिंग के ऊपर जो आप फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग के केस में F इज इक्वल टू के एक्स पढ़ते हैं। तो स्प्रिंग के केस में माइनस का साइन तो आपको पता है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है। तो x के चेंज होने से F चेंज होता रहता है। तो ऐसी एग्जांपल्स जिसमें डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से फोर्स में चेंजिंग आ रही हो, वो वेरिएबल वर्क की एग्जांपल है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट होगा वहां पे, ठीक है। और कहता है जी वेरिएबल फोर्स के अंदर पहले इंटरवल का वर्क क्या होगा? तो देखें, हम डिफरेंट इंटरवल्स बनाते हैं। पहले इंटरवल की फोर्स F1 होती है और cos थीटा 1 होता है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा d1 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, F1 cos थीटा 1 d1 आ जाएगा। तो F1 cos थीटा 1 डेल्टा d1, तो कौन सी ऑप्शन है? ओ भाई किधर को जाई जाता है, रुक जा, पी क्या है ये? तो F1 cos थीटा 1 डेल्टा d1, तो ये बन गया 4 डी। वेरी सिंपल। तो रॉकेट जब जमीन से अवे जाता है तो क्या होता है? वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी कह रही थल्ले आ, अगर रॉकेट कह रहा है मैं तो जा रहा हूं, तो ये ग्रेविटी का जो वर्क होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा होता है, ओके। तो लें जी, ये थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की दो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं, वो याद रखिएगा। एक जब रॉकेट अर्थ से अवे जा रहा होता है तो ग्रेविटी की फोर्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आती है, और दूसरा स्प्रिंग के ऊपर लगाई गई फोर्स, ठीक है, जो एक्सटेंशन के साथ साथ चेंज होती है। इसके बाद है जी, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पहला ही एमसीक्यू कहता है कौन सी कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी? अच्छा, ऐसी फोर्सेस जिनके अंडर हम वर्क परफॉर्म करें और वो वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ जीरो आ जाए, या ऐसी फोर्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे। अभी देख लेते हैं, टेंशन ना लें। तो पहले तो उसमें देखें, आपने ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो मेरे लेक्चर देख ले, पूरे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अवेलेबल है इस पूरे चैप्टर के, डिटेल्ड लेक्चर, ठीक है। ये तो एमसीक्यूज के लेक्चर है ना, वो डिटेल्ड लेक्चर टॉपिक वाइज बड़ा बम्बू तरीके से व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना मैंने बड़े पप्पू तरीके से समझाया हुआ, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसी फोर्स कंजर्वेटिव की एग्जांपल में कौन कौन आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। ये तीन फोर्सेज याद रख लें कंजर्वेटिव में। ये बड़े मशहूर एमसीक्यू हैं, आप लोगों की कसम, ठीक है, नहीं फुड़कोगे, सही कदम खा रहा हूं, ठीक है। और जिन ऐसी तो ये पहली आ गई फ्रिक्शनल फोर्स, फिर दूसरी कौन सी फोर्स है जी? अपना टेंशन इन द स्ट्रिंग, एयर रेजिस्टेंस, नॉर्मल फोर्स, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ द रॉकेट, ऑल दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव जिसमें वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ जीरो नहीं होता, ठीक है। तो जिसमें वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ नॉट जीरो वो नॉन कंजर्वेटिव है, जिसमें वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ इज जीरो वो कंजर्वेटिव है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यही तो हमने पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ किया है वहां पे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद तो कहते हैं द फील्ड इन विच वर्क इज वर्क डन इन द मूविंग बॉडी इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अब ये आपकी बुक में एक ग्राफ सा बना हुआ था, इसमें मैं आपको जस्ट एक समझाने के लिए ये बात की है, ये यहाँ पे डायग्राम लेके आया हूँ कि देखें, ये तीन पाथ का आपने वर्क निकाला था, ये है अपवर्ड पाथ और ये है हॉरिजॉन्टल पाथ।
चलो, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल पाथ के अलोंग जा रही होती है तो सिंपल सी बात है, बॉडी जा इधर को रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, जबकि वेट जो फोर्स है, वेट mg, वो किधर को लगता है, डाउनवर्ड। तो एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल पाथ का वर्क जीरो होता है। तो याद रखिएगा, वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। और जब बॉडी अपवर्ड जा रही हो तो देखें, जब अगर बॉडी ऊपर को जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट ही ऊपर को कवर कर रही है, मगर ग्रेविटी की फोर्स जो कि वेट है वो किधर को एक्ट कर रहा होता है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। तो वर्क का फार्मूला इस केस में क्या होगा, W इज इक्वल टू mg, यानी फोर्स की जगह पे mg आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे d आ गया, और कोस 180 डिग्री आएगा, क्योंकि बॉडी ऊपर को जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, फोर्स नीचे को है, तो एंटी पैरेलल है। तो आपके पास ये d की जगह पे h लिख दूं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जब ऊपर को कवर हो रहा है तो ऊपर को जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसको हम हाइट ही बोलेंगे, तो मैं इसको हाइट लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू माइनस mgh। इसका मतलब है जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो वर्क डन माइनस mgh आता है। और इसी तरह जब डाउनवर्ड आ रहे होंगे तो ये एरो नीचे को होगा, दोनों पैरेलल होंगे, थीटा 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री प्लस 1 होता है। तो फिर आपका आंसर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी, और नेगेटिव आएगा जब बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होगी। ठीक हो गया। तो ये थी बच्चों काम की बातें। अब इसमें ना यहां पर आपने देखा इस पाथ का वर्क क्या निकला, जीरो। अच्छा, ऊपर जाने का हमेशा क्या होगा, माइनस mgh। इधर का क्या होगा, जीरो। अब इधर का भी क्या होगा, माइनस mgh। ऐसे ही है जब हम क्लोज्ड पाथ बनाते हैं ना, तो क्लोज्ड पाथ एक सपोज करें यूं बनाया, एक यूं बनाया, और एक ये वापस यहां से आने का बनाया। अब ये इस पूरे पाथ 3 का भी वर्क आपने निकाला था ना, वो आया था mgh। अगर आपको याद हो, पूरे पाथ का जो वर्क निकाला आपने वो भी माइनस mgh आया था। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाते हुए। तो जब आप क्लोज पाथ की बात करते हैं तो आप ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये यहां से ऊपर जा रहे थे तो माइनस mgh था, नीचे आएंगे तो प्लस mgh होगा। यहां का वर्क जीरो है, यहां का माइनस mgh है, तीनों को ऐड करो, माइनस mgh प्लस mgh से कट जाएगा जीरो। तो ये क्लोज्ड पाथ नहीं बनता यहां से यहां तक का। तो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ जीरो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भाई बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है आपने। ये तो मैंने, जिन्होंने लॉन्ग पढ़ा है उनको तो मेरे जज्बात समझ में आ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ले जी। इसके बाद इन कंजर्वेटिव फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ठीक है, द टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। उसके बाद अगर कोई बॉडी को हम क्या करते हैं, किसी हाइट के ऊपर ले जाते हैं, तो ग्रेविटी का जो वर्क होगा वो क्या होगा, माइनस mgh होगा। ये तो सिंपल सी बात है ना, माइनस। ठीक है, ये अपना वेट है, W इज इक्वल टू mg होता है ना, जो यहाँ पे वेट mg की जगह वेट लिखा हुआ है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, वेट की जगह पे mg भी आ सकता है, तो माइनस mgh। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जब बॉडी को ऊपर को लेके जा रहे होते हैं, जमीन से लिफ्ट अप कर रहे होते हैं, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस mgh होता है। और द फील्ड इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कौन सी बात हुई, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड की आसान सी डेफिनेशन है। ओके, ले जी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है पावर इज रिटन बाय द इक्वेशन। पावर का फार्मूला देखें, पावर जो होती है, ये 26वें MCQ में हमने बचपन में पढ़ा है, वर्क पर यूनिट टाइम। अब वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम आ गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो होता है इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो पावर का फार्मूला बन गया, वर्क ओवर टाइम तो है, इसके अलावा F डॉट V भी होता है। और फिर एक और बात, यहाँ से वर्क का जो यूनिट निकलेगा, वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का सेकंड, तो ये जूल पर सेकंड को प्यार से हम वाट बोलते हैं। और अगर हम इसको मजीद ओपन, तो यहाँ से अगर मजीद इसको मैं खोल लूँ तो देखो जूल किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड, और नीचे है सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2 से ऐड हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड बनेगा। क्या ख्याल है, ठीक है। तो अगर इसकी डायमेंशंस की बात करूंगा तो ml स्क्वायर t -3, ml स्क्वायर t -3। तो लो जी, पहले इस MCQ का आंसर हो गया F डॉट V। तो पावर आगे अगला सवाल देखो, पावर डायमेंशंस की पावर, तो ml स्क्वायर t -3 ये बन गया। उसके बाद द पावर नीडेड टू लिफ्ट अ मैस, लो जी लिफ्ट करना है, ऊपर को लेके जाना है। अच्छा, पावर के फार्मूले में ना वर्क जो है, इस वर्क की जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर क्या है। अब जिस तरह यहाँ पर देखें 5000 किलोग्राम का एक मैस है जिसको आपने 1 मीटर की हाइट पर उठाया है, तो हाइट की बात हो गई है। इसका मतलब पावर के फार्मूले में अब mgh आ जाएगा वर्क की जगह पे, और नीचे है टाइम। अब m कितना दिया हुआ है, 5000, ठीक है। अब g की जगह पे हम चलो 10 लगा लेते हैं, और h कितना है, वैसे 9.8 हम इसको 10 लगा लेते हैं ना। हाइट कितनी है जी, 1 मीटर, और टाइम कितना है जी, 2। तो ये कितना बनेगा, 2 को 10 से काटो, 5, 5 × 5 कितना बनेगा, ये 10 बनेगा। कितना बन जाता है ओ भाई, कितना बनेगा, 5। तो ये बन जाएगा अपना 25,000, ठीक है ना, कि 2500 बनेगा। देखो ये 2 को 10 से काटोगे 5 बचेगा, 5 × 5
25, तो ये आगे 25,000 आ गया, और ये साथ में आएगा वाट। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 25 किलो वाट, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है 25 तो है नहीं, तो 25 के करीब करीब कौन सा है, 24.5 है। वो 9.8 पुट करेंगे तो 24.5 आ जाएगा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। उसके बाद 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। 1 किलोवाट आवर कौन सा अमाउंट होती है, जिसमें वर्क डन 1 आवर में होता है। और याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल होता है। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। और 1, ये भी एक मरतबा पेपर में सवाल आया था कि 1 मेगावाट आवर किसके बराबर होगा। अब देखो किलोवाट आवर होता है 3.6 मेगा जूल। तो ये देखो मैं ऐसे लिखता हूं 1 किलोवाट आवर था 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। तो जब किलो की जगह मेगा आएगा तो यहाँ पे 10 की पावर 3 एक्स्ट्रा लग गया साथ, किलो के साथ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करवाएं तो मेगा बनता है ना। इसका मतलब राइट साइड पर भी 10 की पावर 3 साथ में और मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें, बैलेंसिंग भी तो रखनी है इक्वेशन की। तो अब ये कितना बन जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9 जूल। और ये जो किलोवाट आवर होता है याद रखिएगा इट इज नॉट पावर, ये पावर नहीं है बल्कि ये एनर्जी है। ये किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। वो कैसे, देखो किलोवाट और आवर यानी पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये थोड़ा सा गंदा लिखा गया था, ये देखो किलोवाट और साथ में आवर, तो पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरी बात सुनो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी या वर्क ओवर टाइम। तो वर्क बराबर होता है पावर इनटू टाइम। तो ये याद रखिएगा किलोवाट आवर जो है ये पावर नहीं है, ये एनर्जी है। और ये देखिए ना इसके आंसर में भी तो जूल आ रहा है ना, तो किलोवाट आवर इज एनर्जी नॉट पावर। ये याद रखना, ये बड़ा मशहूर पॉइंट था। अब कहते हैं जी कलर टीवी कितनी पावर कंज्यूम करता है, ये आपकी बुक में से लिया गया है। ये डिफरेंट चीज़ों की पावर्स लिखी हैं, इनको आप लोग जुबानी याद कर लीजिएगा, इनमें से कहीं ना कोई एमसीक्यू पेपर में कभी ना कभी आ जाता है। तो यहाँ पे कलर टीवी के लिए 120 वाट लिखी हुई है, ऊपर यूनिट भी चेक कर लेना वाट है, तो 120 वाट इज योर आंसर, ठीक है। ये ना पेपर में ऑप्शन में लिखा हो किलो वाट और नीचे नन ऑफ दीज की ऑप्शन दी हो तो तुम कोट 120 याद किया हुआ है। यूनिट भी याद करते होते हैं एमसीक्यूज में, साथ ये भी पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, इसके बाद 70 किलोग्राम का बंदा है, कहता है जी रन कर रहा है, रन अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ चढ़ा है 4 सेकंड्स के लिए। वर्टिकल हाइट इन स्टेयर्स की कितनी है 4.5 मीटर। कहता है पावर कैलकुलेट करें। भाई पावर का फार्मूला वही लगेगा mgh डिवाइडेड बाय t। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कमेंट में बताइएगा आंसर क्या आता है। वेरी सिंपल, जस्ट mgh, m भी है, h भी है, g भी है, t भी है, पुट करो आंसर आ जाएगा। g की जगह 9.8 पुट करना है। अच्छा, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ याद रखिएगा, जब भी किसी दो चीज़ों की स्लोप पूछी जाए ना, तो जो चीज़ पहले लिखी है मैंने 2 नंबर तरीका बताया उसको डिवाइड कर दें दूसरी से, तो वर्क ओवर टाइम इज इक्वल टू पावर होता है। तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ जो होती है वो बराबर होती है पावर के, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर। तो कहते हैं पावर ऑफ द इंजन कितनी होगी। ले जी मेरी बात सुने भाई, फोर्स दी है और वेलोसिटी दी है, तो अभी पावर का मैं आपको फार्मूला बता के आ चुका हूं, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्योंकि एंगल वगैरह की कोई बात नहीं की, इसका मतलब हम थीटा 0 डिग्री मानेंगे, कोस 0 डिग्री 1 होता है ना, क्योंकि वो एफ डॉट वी था, तो एफ वी कोस थीटा बनेगा। अच्छा, अब फोर्स की वैल्यू कितनी है 400, मगर वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करना है। अब आप इनको सोल्व करें, जो आपके पास आंसर आएगा उसको देख लीजिएगा, वो वाट में आएगा, उसको फिर किलो वाट में यानी 1000 से डिवाइड कर देना। जो भी आंसर आए उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सी बनती है और कमेंट में बता दीजिएगा। वेरी सिंपल, मैंने मेथड बता दिया, वीडियो को बैक करके सुन लो ना, जरूरी नहीं है, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में एमसीक्यूज हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फोर्स एंड एनर्जी से रिलेटेड बातें और एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है अब ये सारी बातें। अच्छा जी, एनर्जी वाले सारे एमसीक्यू इसी में है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, यार अब ये मेरे करवाने वाला सवाल है। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का देसी फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। और याद रखिएगा इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं m² v² डिवाइडेड बाई m। मैंने m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये क्यों किया, देखें ये mv² जो है ना, ये ऊपर बन सकता है मोमेंटम का स्केयर, mv होता है ना मोमेंटम, तो दोनों के ऊपर पावर है 2, तो p²/2m आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी के अब आपकी जिंदगी में 2 फार्मूले आ चुके हैं, 1/2 mv² और मोमेंटम का
यहां पे काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊं, अगर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम देख रहे होंगे तो फिर मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर इन टर्म्स ऑफ स्पीड देख रहे होंगे तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है, बात खत्म। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, ये भी आगे यूज होंगी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? बॉडी के मैस पे और उसकी स्पीड पे। तो ये ना हो पता लगे ए और बी दोनों पे टिक करके आए हो मेरी तरह, और भाई ऑप्शन देख लेना आगे, बोथ ए एंड बी ही दिया है, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को भी डबल कर दें, मैस को भी डबल कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आ लो जी। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी न्यू जो आएगी वो कैसे आएगी? 1/2, ये न्यू यानी जब चेंज हो जाएगी ना, जब आप मैस और स्पीड को चेंज करेंगे, मैस को आपने कर दिया डबल, ऊपर से स्पीड को भी कर दिया है डबल, तो उसका स्केयर भी है। तो अब देखो, ये 1/2 को नहीं काटना, इसको नहीं काटना, ये 2m ऐसे ही रहने दो। ये 2v का स्केयर ओपन करो, 4v स्केयर बनेगा, ये 4 × 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। वो 8 को मैं शुरू में ले आता हूँ, 1/2mv स्केयर रहने दो। कई बच्चों को बड़ी जल्दी होती है, 2 को 4 से 8 से काटेंगे। अच्छा, काट दोगे तो बताओ ये चीज ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी रहेगी? खुद सोचो अकल से। आपने जो न्यू काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के कितने गुना आई है? 8 गुना आई है। वो आपने ऐसे ही तो निकालना, अगर आप इसको काट देते तो ये तो काइनेटिक एनर्जी रहनी नहीं थी, इधर मैंने लिख ही नहीं सकना था काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए जो फार्मूले का 2 है उसको नहीं काटा, जो चीजें चेंज की हैं उनको वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो योर आंसर इज 8 टाइम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई दफा पेपरों में आता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg हैज पोटेंशियल एनर्जी 98 जॉल। कहता है हाइट कितनी होगी? भाई पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, तो यहाँ से h निकाल लो। h किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 98 डिवाइडेड बाय g की जगह पे आएगा 9.8। और हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? हाइट तो निकालनी है, तो मैस कितना है? 5। ठीक हो गया। तो अब इसको डिवाइड करके देख लो कितना आता है। अब ये देखो मजे की बात, ये बनेगा 98/10, ठीक है ना। ये 9.8 को मैं लिख सकता हूँ 98/10, तो 98 से कट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/5 कितना आएगा? 2, तो 2 मीटर आएगा। जिसको नहीं समझ आया कैलकुलेटर मारो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने सर में मारना, ठीक है, कि इतनी सी कैलकुलेशन भी तुम्हारे से नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद 38, अ 1 किलोग्राम मैस हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जॉल। तो हाइट कितनी होगी? अच्छा, हाइट निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1 जॉल डिवाइडेड बाय मैस कितना है? जी की वैल्यू 9.8, ठीक है, और मैस कितना है? 1 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.102 मीटर आएगा, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 9.8 तो तुम्हारे से होना कोई नहीं है, ठीक है। ये देखो ना, अगर ये 10 होता, खुद सोचो, अगर ये 10 होता तो आपका आंसर आना था 1/10 यानी 0.1। तो 0.1 वाली ऑप्शन कौन सी नजर आ रही है? करीब तरीन एक ही ऑप्शन है। तो अकल भी जो है ना वो बड़ी जरूरी चीज है एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए। सिर्फ यही नहीं है कि धड़ाधड़ एमसीक्यू सोल्व करी जाओ, अकल ये भी जरूरी है, ठीक है, जो कि किसी किसी के पास होती है। अच्छा, आगे आओ मेरा पुत्र, थोड़ी सी बिस्ती भी होनी चाहिए ना, ताकि जरा आप लोग बोर ना हो। लेकिन एन आयरन सफियर हुज मैस इज 30 किलोग्राम हैज सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम सफियर। 2 सफियर है, एक एल्यूमिनियम का है और एक आयरन का है, उनका मैसेज डिफरेंट है। उनको 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब है कि अब वो फ्रीली फॉल करेंगे। कहता है बताएं उनकी कौन सी चीज सेम होगी? तो भाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है ना वही सेम होता है, क्योंकि सबका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। सो योर आंसर इज एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये मैं बता रहा हूँ, ये लिख लो, पेपर में आना है। आगे, व्हेन वी रेज द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जब बॉडी को ऊपर को लेके जा रहे होते हैं, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। तो जैसे आप बॉडी को जमीन से ऊपर लेके जा रहे हैं, h बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। आगे, इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क डन, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो जो उसके अंदर जो वर्क होता है वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, दिस मीन्स वर्क डन बाय द ग्रेविटी। हाय, ये बड़ा बम्बू एमसीक्यू है यार। कहते हैं अगर एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अच्छा बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती कब है? जब बॉडी अपवर्ड जाती है। अभी ऊपर बता के आया हूं, तो जब वो अपवर्ड जाती है तो ग्रेविटी का वर्क उस वक्त क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये भी आप लोगों को ऊपर बता के आया हूं, -mgh होता है, आप लोगों की कसम बताया ऊपर। तो जिसने तो ऊपर से सुन के आ रहा है ना नीचे, वो तो कहेगा यार क्या बम्ब बात हो गई है। सो नेगेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है, अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही हो, इसका मतलब बॉडी नीचे को आ रही है, तो वर्क
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव mgh होगा आपकी बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये भी, अब तुम कहोगे सारों भी इंपॉर्टेंट कही जा रही है। अच्छा, इफ अ बॉडी रेज्ड अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वर्क डन चेंजेस टू, तो जब उसको रेस किया है ऊपर को लेके गए हैं तो वर्क डन जो होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो अल्फा आंसर है। पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैसेज हैव सेम मोमेंटम, तो बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब मजे की बात सुने, मैस, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात आ गई है, तो अब इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो यूज होगा वो p² डिवाइडेड बाय 2m यूज होगा। अब 1/2mv² नहीं यूज होगा, वजह क्योंकि उसने मोमेंटम का वर्ड मेंशन कर दिया क्वेश्चन के अंदर, भाई बंबू बात कर गया। तो चलो आओ मेरी बात सुनो, अब कहता है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, दोनों बॉडीज का मोमेंटम सेम है, मोमेंटम कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन हुआ, तो जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी जिसका मैस लीस्ट होगा, सो योर आंसर इज अल्फा आंटी, ठीक है। पैक इट एंड डबल द शॉप, ओके। अ बॉडी एट रेस्ट में है, एक बॉडी रेस्ट पे है, ये देखो ये मार्कर है, ठीक है, ये जमीन से सपोज करें किसी हाइट पे ये रेस्ट पे है, इस वक्त इसके पास क्या है, क्या स्पीड है, नहीं है। अच्छा, क्या वेलोसिटी है, नहीं है। क्या मोमेंटम है, जब स्पीड ही नहीं है तो मोमेंटम क्या होना है, मैंगो होना है। अच्छा, एनर्जी, जब स्पीड ही नहीं है काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही, मगर क्या हाइट है इसके पास, वेट है इसके पास, हाइट है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इसका मतलब mgh है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमारे पास बेस्ट आंसर क्या बनेगा, एनर्जी इसके पास है, और वो कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली ऊपर एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, ठीक है, कहता है ऊपर को गई और फिर वापस ग्राउंड पे आ गई, तो कहते बताएं कौन सी ऐसी, इस पूरे सिनेरियो में कौन सी ऐसी चीज है जो कंजर्वेटिव रहेगी। तो भाई ये क्लोज पाथ नहीं बन गया, ऊपर को गई नीचे को आई, क्लोज पाथ बन गया, तो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ जीरो होता है, और ये कौन सी फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, सो योर आंसर इज चार्ली। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल एमसीक्यू, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का एमसीक्यू, कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो जो आपने पढ़ा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये टॉपिक है पूरा। इसके बाद द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg हैज पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, तो इसकी हाइट कितनी होगी, तो लो जी ये देखें 49 एमसीक्यू में हाइट कैसे निकालेंगे, वही हाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय m इंटू जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है 100, मैस कितना है 5, और जी की जगह पे हम 10 लगा लेते हैं, तो ये 10 एक इससे कटेगा तो 10/5, तो ये 2 मीटर के करीब करीब आंसर आएगा। तो देख लें है कोई ऑप्शन 2 मीटर है, 2 मीटर वाली है तो लगाओ, खत्म। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए 3 दफा ये एमसीक्यू आया और तीनों दफा डिफरेंट तरीकों से आया है, आप देख लीजिएगा गौर करके। आगे, अ बॉडी एट रेस्ट में है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पहले ये एमसीक्यू आया मगर उसमें एनर्जी था, इसका मतलब ये भी एमसीक्यू मैंने जहां से उठाए हैं ये डिफरेंट करके आए हैं, इसका मतलब इसी से मिलता जुलता तुम्हें भी आ जाए, तुमने गलत कर देना है, अल्लाह ना करे कि गलत करें, ठीक है। लो जी ये वाला सवाल थोड़ा सा औखा लगेगा आपको, कहता है कि अगर दो प्रोटॉन और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एक दूसरे के करीब लाए जाएं, तो पहले बताओ क्या ये करीब आएंगे, भाई वो दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, इनका दिमाग खराब है। इसका मतलब जब ये करीब लाएंगे आप लोग, ये जबरदस्ती लाएंगे, इसका मतलब जब इनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि ये रिपेल कर रहे होंगे, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, क्योंकि इनको आप ये एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे हैं, मगर आप जबरदस्ती, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब जबरदस्ती करते हैं तो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी। अच्छा, और करीब लेके आ रहे हैं, आना नहीं चाह रहे, इसका मतलब इनकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो स्पीड डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। वैसे भी आपको पता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आता है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, वो आंसर है ब्रावो, बहु, बम्ब, ठीक है। आगे कहता है, ब्रिक ऑफ मास 2 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 5 मीटर। अच्छा, ऐसा एमसीक्यू जिसमें आप लोगों से क्या पूछा जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछी जाए और 2 पॉइंट्स की हाइट दी हो, ठीक है। ये अब मेरी बात जरा सुने, इस एमसीक्यू को हम एनर्जी कंजर्वेशन के पूरे लॉ से एक फार्मूला डिराइव होता है, V इज इक्वल टू √2g H2 माइनस H1, ये पूरा फार्मूला डिराइव होता है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को यूज करके।
आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे तो बस यहाँ पे पुट कर दें 2g की जगह पे 9.8, h2 कितना है जी जल्दी जल्दी देखो, यानी बड़ी हाइट माइनस छोटी हाइट हम आमतौर पे ये करते हैं, ग्रेटर हाइट माइनस तो 10 - 5, ठीक है, h1 - h2, h2 - h1 कर लो, जो हाइट बड़ी है बल्कि वो लिखो पहले, h1 - h2 करो, ठीक है। अच्छा जी, अब तो जब आप इसको करेंगे ये 5 आएगा, 5 × 2 10, 10 × 9.8 98, यानी 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा इस 9.8 को 10 मान लो ना, तो 10 × 2 20, तो यहाँ पे बचेगा 5 × 20 कितना बनेगा 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो ये आपके पास आंसर 10 आ जाएगा या 9.8 आएगा, ठीक है। उसके बाद द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम, डैम में हाइट होती है, तो जहां पे हाइट होती है वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, अगर किसी बॉडी की स्पीड को 3 गुना बढ़ा दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पे मोमेंटम की बात नहीं हुई, स्पीड की बात हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्पीड को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। सो योर आंसर इज, अगर 3 गुना करेंगे फिर तो 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आंसर है 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे होता जी 4 टाइम्स कर दिए तो 4 का स्क्वायर 16, तो काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ जानी थी, ओके। इसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला, अच्छा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ना मैं आपको 3 MCQs मतलब फार्मूला बता दूं, जो बेसिक फार्मूला था ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का था, वो था -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस H, ये फार्मूला था। ये वाला फार्मूला यूज होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, नोट कर लीजिएगा ये बात। इस फार्मूले में नेगेटिव का साइन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ को शो करता है। ये एक MCQ है बड़ा मशहूर कि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है। दूसरा, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है ये, अगर मैं इस फार्मूले में H की जगह पे 0 कर दूं तो ये बन जाएगा ऑन अर्थ सरफेस, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस जो होती है -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय फिर सिर्फ कैपिटल R बचेगा नीचे, और ये U के साथ G लगाया जाता है। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है जब आप जमीन के ऊपर उसको मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने अब 2 बातें याद रखनी है। तो अब सवाल ये है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, तो -G mm ओवर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, देखिए उसने सवाल में बोला है एट अर्थ सरफेस, तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर है, ये एट अर्थ सरफेस है, तो -G mm ओवर कैपिटल R, सो आपका आंसर क्या बनेगा जी चार्ली। उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, अच्छा ये सवाल पेपर में आया मगर अब उसने बोल दिया 1 kg बॉडी की ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जमीन की सरफेस के ऊपर 1 kg मास की। तो अब देखो इस फार्मूले में ये m नजर आ रहा है आपको स्मॉल m, इसकी जगह पे 1 पुट कर दो, तो अब की बार आपका आंसर आएगा -G m ओवर R, सिर्फ ये बनेगा ये। अब बच्चे यहाँ पे भी यही लगाए थे, उसने मैच तो आपको 1 kg दे दिया है, तो ये दोनों MCQs इसलिए इंटरलिंक मैंने किए इकट्ठे लिख दिए ताकि आप भूल जाएं। अच्छा इसके बाद द वेलोसिटी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेके चले जाते हैं, जमीन की ग्रेविटी से बाहर लेकर चले जाते हैं, उसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी, फरारी वेलोसिटी, ठीक है, जो किसी बॉडी को फरार करा देगी आगे। और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला √2gr होता है, ये सिंपल सा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला यह होता है √2gm ओवर R, या इसको जब सोल्व करते हैं तो 2gr, ये बनते हैं एस्केप वेलोसिटी के 2 फार्मूलास। ये है कैपिटल, ये है m के फॉर्म में। इसमें देखें एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले में m प्लेनेट का मास है, R प्लेनेट का रेडियस है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इनमें कहीं पे ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर को फेंकना है, एस्केप करवाना है, उसका मास तो नहीं ना आ रहा, तो एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगला MCQ भी यही है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर तो डिपेंड करती है और मास ऑफ द अर्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये मून चांद, ये मल्ले वाला चांद नहीं है, देखो यहाँ पे आ रहा है, ये टेबल एक मैंने दिया हुआ है, इस टेबल में डिफरेंट प्लैनेट्स की ना ये लिखी हुई है, प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटीज लिखी है। तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होती है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होती है, याद रखना। तो ये डिफरेंट प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटीज लिखी है, टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आ जाती होती है। अच्छा आगे चलते हैं, कहते हैं आप ऑल द फूड, जितने भी आप खुराक खाते हैं एक दिन में, उनके उसके पास कितनी एनर्जी होती है, 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल जितनी एनर्जी होती है। टिडबिट्स में से MCQ लिया गया है। उसके बाद 63 में ये देखें, कहता है इसी क्वेश्चन में बताएं नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव का साइन किसको शो करता है, मैं आपको भी बता चुका हूँ, अट्रैक्शन को शो करता है। कैटापल्ट गुलेल को बोलते हैं, कहते हैं जब आप उसको उसके अंदर उसको खींचते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी,
ओके। और कहता है पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फार्मूला है mgh, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में कहां तक होल्ड करता है, ये सिर्फ उस जगह तक होल्ड करता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां तक g की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड रहती है। बुक का है ये, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसीलिए तो हमें फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ी थी ग्रेटर हाइट्स के ऊपर। अच्छा जी, ये फार्मूला मैथ दिया हुआ है, कहता है अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। ये देखो ये वही आ गया, वो भी मैं बताया था ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h1 माइनस h2, बड़ी हाइट माइनस छोटी हाइट, तो ये वही वाला सवाल दोबारा आ गया पेपर। तो अब देखो मैथ्स की हमें जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। तो अंडर रूट वैसे ही g की जगह पे 10 लगा लो, h1 कितना है 5, h2 कितना है 3, 5 माइनस 3 2, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 40, अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। अब इसको देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल 6.3 बनता है, ठीक है ना, सिंपल सा है। अच्छा जी देखो ना, 36 होता तो 6 होना था ना, तो 6 ये 36 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा वाली ऑप्शन होगी तो वो अल्फा बनेगी। अक्ल बड़ी जरूरी है, और ये चीज यूज होती है एंट्री टेस्ट में। जब आप एंट्री टेस्ट के लेक्चर सुनेंगे ना, उसमें आपको बड़ा मजा आएगा, उसमें ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बताए जाते हैं। अगर अभी बता दूंगा तो आप अपने बोर्ड के पेपर के लिहाज से भी भूल जाएंगे चीजें, ठीक है। तो ये जितने एमसीक्यूज हैं इनको हम शॉर्टली भी, मतलब शॉर्टली विदाउट कैलकुलेशन भी हम कर लेते होते हैं। चलो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कहते हैं क्या होती है, ग्रेटर देन मून। चलो देखो, अर्थ की कितनी है 11.2, मून की कितनी है 2.4, तो क्या है मून की अर्थ से एस्केप वेलोसिटी अर्थ की मून से ज्यादा होती है और मून की अर्थ से कम होती है। और ये यूनिट याद रखना किलोमीटर पर सेकंड में है, ये भी याद रखिएगा। आगे, द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला था अंडर रूट GR, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है अंडर रूट 2GR। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय एस्केप किसके बराबर आएगी 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। तो हम यहां से फिर क्या कहेंगे, ऑर्बिटल इज इक्वल टू एस्केप ओवर अंडर रूट 2, या वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी ऑर्बिटल। ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो ये ऑप्शन बनेगी वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स वी ऑर्बिटल। उसके बाद कहते हैं बाय नेग्लिजिबल बाय निगलेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन द रिलेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अच्छा, एयर फ्रिक्शन को अगर इग्नोर कर दें तो आपने ये एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ा है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फिर आपके पास ऑप्शन बनती है 4, बुक की लाइनें हैं, ये बुक की लाइनें हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एनी पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट टोटल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेरी सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। अच्छा, इसके बाद बस थोड़े से रह गए, अ कार ऑफ मैस 800 kg, ठीक है, मैस दे दिया है, ट्रेवलिंग एट इतनी स्पीड पे, इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी है और रेस्ट पे आ गई है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, टाइम डिस्टेंस दे दिया है 60 मीटर का, ठीक है, मैस भी दे दिया। कहते हैं बताएं जो उस कार के ऊपर रोकने वाली उसको फोर्स होगी वो कितनी होगी। भाई यहां पे फार्मूला लगना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहां पर आप खुद देखें, फाइनल तो वो रुक गई है क्योंकि, तो फाइनल तो 0 हो जाएगी। तो W की जगह पर अगर मैं लिख दूं माइनस W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, अब इसको सोल्व करें, W की जगह पर क्या आ जाएगा FD इज इक्वल टू माइनस 1/2 mvi का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे। जब आप वो काम कर लेंगे तो ये देखें F निकालना है आपने, ये है माइनस mvi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी, ये फार्मूला बन जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी यहां पे पुट करना, मैस की जगह पे 800 पुट करना, डी की जगह पे 60 पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा माइनस मेरा ख्याल 1500 न्यूटन आता है, बट इसको कंफर्म कर लें कि डेरिवेशन के साथ, ठीक है, मतलब कैलकुलेट कर लें, मैंने आपको मेथड बता दिया। उसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाली 4 ऑप्शन बनती है, ठीक है, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं। पावर ऑफ अ लैंप इज 6 वाट, पावर दे दी है, कहते हैं कितनी एनर्जी वो बल्ब यूज करेगा 6 मिनट में, 6 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क ओवर टाइम, ऐसा ही है,
तो अब जब वर्क निकालना है तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है 6 और टाइम कितना है 1200 120 सॉरी, तो ये कितना बन जाएगा 720 जूल बन जाएगा। सो योर आंसर इज 720 जूल। ठीक है, इसके बाद अ ड्राई बैटरी कैन डिलीवर 3000 जूल ऑफ एनर्जी टू अ 2 watt स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर बिफोर द बैटरी इज एग्जॉस्टेड, हाउ मैनी मिनट्स डज द बैटरी रन। पावर भी दी है, एनर्जी भी दी है, टाइम निकालना है, ऊपर वाले फार्मूले में से चेक कर लो। तो ये बराबर आ जाएगा एनर्जी ओवर पावर। तो एनर्जी कितनी है 3000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500, और ये किस में आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है भाई, देखो ना ये जूल है, ये टाइम सेकंड में, तो ये सेकंड में, तो इसको आप क्या काम करेंगे, अब अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो, तो 60 से डिवाइड करके देख लो कौन सी ऑप्शन बनती है। ठीक हो गया, तो 1500 सेकंड है, मिनट नहीं है, ये याद रखना। उसने मिनट पूछा, इसको आपने 60 से डिवाइड करना है, तो फिर आपका आंसर मिनट में जाएगा। ठीक है ना, ए देखो अगले स्टेप में, मतलब इसको याद कर लेना बस। ठीक है, 60 से डिवाइड करके देख लो क्या आता है। इसके बाद द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ mass m after traveling a fixed distance from rest under the action of constant force is directly proportional to। लो जी, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। वर्क डन किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो वर्क डन बराबर आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी बराबर आई है इस वक्त F इंटू डी के। तो बताओ इसमें कहीं पे मैस है, तो याद रखिएगा इस केस में जो वर्क डन यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसको कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एक्सरसाइज में भी है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है, कहते हैं अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, और वर्क डन है 25 जूल। तो थीटा कितना होगा, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अच्छा, वर्क कितना है 25, F कितना है 5, D कितना है 10, कोस थीटा ऐसी रहने दे। 10 इंटू 5 50, ये 50 को इधर ला के डिवाइड कर दो, 25 ओवर 50 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, और ये कितना होता है 60 डिग्री। सो योर आंसर इज 60 डिग्री। कोस इनवर्स 1/2 चेक कर लीजिएगा, 60 डिग्री होता है। तो नहीं जी, ये थे बच्चों आपके पास हमारे चैप्टर नंबर 4 के बड़े आसान और बड़े बेसिक से एमसीक्यूज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट के अंदर करें। मैं इस बच्चे को फिर इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आपको आंसर दे दूंगा, और अगर छोटा सा आंसर होगा वो मैं वैसे ही बता दूंगा। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।